साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर आते हैं कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पशुपालन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में वर्षा ऋतु में पशुपालन किसान भाई उनके पशु की किस प्रकार से देखभाल करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक हानि ना हो, तो इसी से जुड़ा आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में पशु प्रबंधन विषय पर चर्चा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल शिंदे जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे साथ कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषक होते हैं, तो आज हमारे साथ महिला प्रगतिशील कृषक हैं श्रृंगार बाई। आप ग्राम बूरखेड़ी जिला भोपाल से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न आपसे है, वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं की किस प्रकार से देखभाल की जाए, विशेषकर गौशाला प्रबंधन के विषय में आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी वर्षा ऋतु चालू हुआ है और बहुत बार ऐसे होता है कि वर्षा ऋतु है, हमारे लिए खुशहाली हरियाली लेके आता है, जो पशुओं के लिए हरा चारा लेकर आता है। जी। पर अगर हम पशुओं का उचित प्रबंधन नहीं करते हैं तो कई तरह की समस्या है, कई तरह की बीमारियां भी पशुओं को लेके आता है। जैसे कि अगर हम गौशाला की बात करते हैं तो उनकी जो आवास व्यवस्था है, हमको इस समय आवास व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए कि जो आवास व्यवस्था है, जो छत है, जो टपकती नहीं होनी चाहिए। अगर पानी पशु पर टपकता रहेगा तो बहुत बार ऐसे होगा कि पशु असहज महसूस करेंगे और उनके उत्पादन में कमी आ जाएगी। जो पशुओं का फर्श है वो साफ़ सुथरा सूखा होना चाहिए। अगर गीला रहेगा तो पशु फिसलने की संभावना रहती है। कई बार उनके खुरों में इन्फेक्शन होकर उनको लंगड़ी बुखार या फिर जो मुंह पका खुरपका है, ऐसी बीमारियों से का सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ में जो आहार व्यवस्था है, हमको उसका गौशाला में उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं को हम ज़्यादा हरा चारा ना खिलाएं। साथ साथ में जो बीमारियां हैं, हमको बीमारियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं में बीमारियां को बरसात के ऋतु में, वर्षा ऋतु में बहुत सारी बीमारियां आती है, तो इसलिए हमको पशुओं को इन बीमारियों का टीकाकरण करना आवश्यक होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु में देखने को ये मिलता है हरे चारे की उपलब्धता पर्याप्त होती है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई ये ध्यान नहीं दे पाते और पशु हरा चारा ज़्यादा खा लेता है, तो आफरा, पेट फूलने संबंधी या पाचन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बारे में आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे होता है कि बरसात में या वर्षा ऋतु में बहुत सारा हरा चारा उपलब्ध होता है, तो हमारे किसान भाई ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खिलाते हैं या पशु हरा चारा खा लेते हैं। तो ऐसे समय में हमारे पशुपालकों को ध्यान देना चाहिए कि हरा चारे के साथ साथ हम पशुओं को सूखा चारा भी खिलाएं। पशुओं को हरा चारे की अगर बात करते हैं हम तो 15 से 20 किलो हरा चारा खिलाना चाहिए। साथ साथ में जो सूखा चारा है 5 से 6 किलो सूखा चारा हमको खिलाना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि संतुलित आहार की, तो इसके साथ में पशुओं को हमारे खनिज लवण मिश्रण, नमक है, इनका भी उसके आहार में समावेश करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हरे चारा और सूखा चारा एक उचित मात्रा में दिया जाएगा और जो अपराध की समस्या है नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। तो साथियों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हरा चारा उपलब्ध है। इसका मतलब ये नहीं कि पशु सिर्फ हरा चारा ही खाएं, क्योंकि इससे पाचन संबंधित समस्या आती है और हमारे दुग्ध उत्पादन बिगड़ सकता है, पशु बीमार हो सकता है। श्रृंगार भाई, अगला प्रश्न हमारा आपसे है कि आप किस तरीके की खेती करती हैं? जैविक खेती जैसे खेती करते हैं, जैसा पशुपालन करते हैं। पशुपालन से हम जैसा अभी हमने सोयाबीन लगाया, मक्का लगाई, धान लगाई, ये इससे फिर इसके बाद हमने सब्जी भी लगाई है। जी जी। तो श्रृंगार भाई, आप क्या खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं? पशुपालन के सर हम पूरे घर के सदस्य मिलके करते हैं। जैसे पशुपालन में कोई दूध लगाता है, कोई सांदी बनाता है, कोई ये जैसा गुआड़ा बोलते हैं हम उसको साफ करते हैं। और जैसे अभी मच्छर का कीड़े के ज़्यादा प्रयोग हो गए ने, तो उसमें हम जैसा धुआं करते हैं तो उसमें नीम के पत्ते डाल देते हैं, तो उससे
मच्छर, थोड़ा लहसुन का प्याज का छुक्ता भी डाल देते हैं उस पे, तो उससे कीड़े ज़्यादा। जी बहुत बढ़िया, मतलब पूरे घरेलू उपाय आपके द्वारा किए जाते हैं, करते बहुत हैं सर। बढ़िया। जी श्रृंगार भाई, आप वर्षा ऋतु में मतलब किस प्रकार का ध्यान रखते हैं आपकी गौशाला का, क्या क्या सावधानी बरतते हैं विशेषकर वर्षा ऋतु में? वर्षा ऋतु में सर हम सोचते हैं कि बाहर का पानी जैसा ही गंदा पानी नहीं पिलाना चाहिए, साफ़ सुथरा अपनी मोटर का पानी से साफ पानी पिलाओ। और जैसे सांदी कुटी करते हैं तो आधा उसमें भूसा लेते हैं और आधा उसमें कुटी करके ने हरा चारा मिला के उसको खिलाना चाहिए। साथियों, श्रृंगार बाई ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें विशेषकर पानी, पीने वाले पानी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कई सारे रोगों का वाहक तो पानी से होता है। तो साफ़ पानी पशुओं को पिलाएं, अगर टंकी से पानी पिलाते हैं तो टंकी को समय समय पर धोएं। साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमारा विषय है वर्षा ऋतु में पशु प्रबंधन विषय पर चर्चा। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल सिंधे जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही श्रृंगार बाई, प्रगतिशील कृषक हमारे साथ है, आप ग्राम बोरखेड़ी जिला भोपाल से, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न आपसे है टीकाकरण के संदर्भ में, कि अगर हमारे किसान भाई जो टीका लगवाना भूल गए हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो भी क्या करें? देखिए, टीकाकरण की बात कही है, टीकाकरण अति आवश्यक होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि उपचार से भला है बचाव, और अगर हमको पशुओं को संक्रामक बीमारी से बचाव करना चाहिए तो टीकाकरण करना अति आवश्यक होता है और समय समय पर टीके लगाने चाहिए। पर अगर कुछ कारणवश अगर हमारे किसान भाई टीकाकरण करना भूल गए या छूट गए हैं, तो अभी वो तुरंत जाके पशु चिकित्सालय में जो मुँह पका, खुर पका है, लंगड़ी बुखार है, गलघोटू है, इनके टीके वो लगा सकते हैं, जो कि निःशुल्क में पशु चिकित्सालय में टीके लगाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये टीकाकरण का कोई विशेष समय होता है या हमारा किसान भाई से कभी भी लगा सकता है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं मुंह पका खुर पका की, तो इसका जो पहला टीका है 4 माह में लगाया जाता है। फिर उसका बूस्टर डोज है जो साल में 2 बार मार्च और सितंबर में लगाया जाता है। जो गलघोटू है, लंगड़ी बुखार है, इनका टीका साल में पहला टीका जो है 6 माह में लगाया जाता है। फिर इसका जो बूस्टर डोज होते हैं वो साल में 1 बार बारिश आने के पूर्व में लगाए जाते हैं। पर अगर किसी कारणवश हमारे किसान भाई टीकाकरण नहीं लगाए पाए, तो जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, तो तुरंत उसको टीकाकरण लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हमारा एक और प्रश्न है कि अगर टीकाकरण किसान भाइयों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और अगर टीका नहीं लगवाते हैं वो, तो किस प्रकार का आर्थिक नुकसान उन्हें हो सकता है, इस बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, जब भी हम टीकाकरण की बात करते हैं तो बहुत बार मुँह पका खुर पका है तो ऐसी बीमारी आती है। तो इसमें क्या होता है कि मुंह में छाले आ जाते हैं, पैरों में छाले आ जाते हैं, पशु खा नहीं पाता है, पशु चल नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पशु के दूध में भारी गिरावट आ जाती है, इससे आर्थिक नुकसान हो जाता है। साथ साथ में कई बार पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आर्थिक नुकसान हमारे किसान भाइयों को देखना पड़ता है, इसलिए हमको पशुओं का टीकाकरण है आवश्यक, अति आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। तो साथियों, कितनी महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी कि पशु टीकाकरण कितना आवश्यक है, और टीके की कीमत कोई ज़्यादा नहीं होती, 100-200 रुपये। तो हम सावधानी रखें, चूँकि हमें किसी प्रकार की बड़ी हानि ना हो। जी श्रृंगार भाई, आप से हमारा अगला प्रश्न है कि क्या आप भी आपके पशुओं को टीका लगवाते हैं? लगवाते हैं सर टीका। और पशु बीमार होने की स्थिति में आप किस प्रकार से उनका इलाज करते हैं? क्या कोई घरेलू नुस्खा अपनाते हैं या पशु चिकित्सक की सलाह देते हैं? इस बारे में थोड़ा बताइए। सर, घरेलू उपाय भी करते हैं और हम चिकित्सा में वो करके डॉक्टर को भी बुला के उनको बताते हैं कि हमारे माल, ढोर माल को, मवेशी को ये पाँव में खुरपका हो गया, ये जी 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 जीवान में ये छाले हो गए, तो डॉक्टर की सलाह से ही करते हैं। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न हमारा आपसे है
पशुओं में नवजात शिशु वर्षा ऋतु में विशेषकर किस प्रकार से उसकी देखभाल की जाती है और विशेषकर कृमि संबंधित समस्या के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जब हम नवजात शिशु की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले तो नवजात शिशु को जो है माँ का गाढ़ा पीला दूध है ये ध्यानपूर्वक पिलाना चाहिए। जब बरसात की बात करते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए कि जो नवजात शिशु ये गीले ना हो। कई बार इनको गीले होने से निमोनिया जैसे जो बीमारियाँ इनका सामना करना पड़ता है। साथ साथ में जो हम कृमिनाशक की बात करते हैं, बहुत बार मतलब कि छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु है, इनमें कृमि हो जाते हैं, तो हमको इनके लिए हर 3 माह में जो कृमिनाशक दवाइयाँ है जो कि मार्केट में उपलब्ध है, इनको अपने को उन शिशु को पिलानी चाहिए, जिससे कि कृमि जो पेट के कृमि है वो उनको अपन रोक सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। जी, अगला प्रश्न हमारा शंगारबाई से है। आप पशुपालन अकेले करते हैं या आपको परिवार का भी सहयोग मिलता है? इस बारे में कुछ बताइए। परिवार सहित ही करते हैं हम, पूरे घर के, जैसे कोई सांदी मिला रही है, कोई उसको सापा कर रही है डेयरी को, कोई दूध लगा रही है, सब मिलके पूरे परिवार सहित ही करते हैं। शंकरभाई, आप खेती भी करते हैं और साथ ही पशुपालन भी करते हैं, तो खेती का खर्च क्या पशुपालन से कम होता है? खेती का, हाँ सर, खेती का जैसे रासायनिक दवा या खाद नहीं डालते हैं तो जी जी, बहुत तो क्या कम। आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं? केचुआ खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, 5 पत्ती गाढ़ा बनाते हैं, जैसा जीवामृत बनाते हैं, घर की दवा, घर का खाद, घर का दूध, घर की दही, सब। बहुत बढ़िया। तो साथियों, आपने देखा आज मातृशक्ति भी जागरूक हैं और कृषि में किस तरीके से खर्च को कम किया जाए, उस पर पशुपालन कैसे सहायक सिद्ध हो, इस पे भी काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, विशेषकर पशुपालन करने से खेती के खर्च को किस तरीके से कम किया जा सकता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, खेती और पशु है एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है जी। अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन करने से खेती में क्या लाभ मिलेगा, जैसे कि हम पशु है, इनका गोमूत्र है, आजकल हम उसको दवाइयों के रूप में खेतों पे छिड़काव कर रहे हैं फसलों पर। साथ साथ में जो उनके गोबर है, गोबर से हम गोबर खाद बना सकते हैं, केचुआ खाद बना सकते हैं, इसका हम जो खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं ये खाद के रूप में। तो निश्चित रूप से हमको एक जैविक खेती है, अभी के समय में जो हमारी जैविक खेती की बात चल रही है, तो निश्चित रूप से जैविक खेती में अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और अच्छा उसकी जो कीमत है, जो मूल्य है भी अच्छा कीमत पर हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। तो पशुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका मतलब कि किसानों को फायदा रहेगा। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि खेती के साथ साथ पशुपालन अति आवश्यक है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं और खेती में जो खर्च बढ़ता जा रहा है उसको कम करने का मात्र एक विकल्प है कि पशुपालन करें आप और उससे कई तरीके के उत्पाद बनाएं और जैविक खेती को भी अपनाएं। डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु का समय है, विशेषकर हम बीमारियों के विषय में चर्चा करना चाहेंगे कि गौशाला प्रबंधन के साथ ही मतलब जैसे पशु के कई बार बाल भी झड़ते हैं और उनकी बीमारियां लगातार बढ़ती जाती है, तो इसमें किस प्रकार की सावधानी रखें, कृमि संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, पशु की हम बात करते हैं तो पशु में एक परजीवी जो है, अंत परजीवी, बाह्य परजीवी, दोनों की समस्या को देखने को मिलता है। जब हम अंत परजीवी यानी कृमि की बात करते हैं तो पशु में दस्त लग जाते हैं और पशु पतला हो जाता है, दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। तो हमको ऐसे में पशुओं को जो कृमिनाशक दवाइयाँ ये पिलानी चाहिए, जो मार्केट में दवाई उपलब्ध है। हर 3 माह में यानी कि साल में 4 बार में हमको पशुओं को कृमिनाशक दवाई पिलानी चाहिए। साथ में जो बाल झड़ने की समस्या है, बहुत बार बाह्य परजीवी है, जो अपन बात कर रहे थे कि खिलनी है, पिस्सू है, जुए है या मच्छर है। इन कारण क्या होता है कि पशुओं में खुजली आना या पशु को असहज महसूस करना या ये खून चूस लेते हैं, दूध उत्पादन में कमी आती है। तो हमको जो मार्केट में स्प्रे उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध है, आयुर्वेद जैसी दवाइयाँ उपलब्ध है, जो कि पशु चिकित्सक के सहायता से इंजेक्शन भी अपन उनके लगा सकते हैं, या कुछ जैसे मैंने बताया कि स्प्रे, इनका भी हम पशुओं को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो कि अंतर परजीवी और बाह्य परजीवियों को हमारे पशुओं को हम बचा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा
सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमारा विषय है वर्षा ऋतु में पशु प्रबंधन विषय पर चर्चा। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल सिंधे जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही श्रृंगार बाई, प्रगतिशील कृषक हमारे साथ है। आप ग्राम बोरखेड़ी, जिला भोपाल से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हमारा अगला प्रश्न है कि कई किसान भाई हमारे दवाइयों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, तो क्या कोई घरेलू उपाय भी हैं जो हमारा किसान भाई गौशाला में कर सकते हैं, जैसे चूना, राख या धुआं करना नीम की पत्ती का? बिल्कुल, अगर हम बाह्य परजीवी की बात करते हैं तो जो बाड़ा है वहाँ पे अपन चूना वगैरह डाल सकते हैं, जिसके कारण जहाँ पर भी मतलब इनके अंडे वगैरह होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। साथ साथ में हमारे कुछ किसान भाई जो है जो नीम के पत्ती का धुआं करते हैं, इससे भी जो मच्छर मक्खी है ये दूर रहते हैं, इनसे भी हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे जो पुराने देसी उपाय है ये भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जिससे कि हमको ये बाह्य परजीवी से पशुओं को हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। श्रृंगार भाई, आप आपके गौशाला में किस तरीके से कीट पतंगों से बचाव करते हैं आपके पशुओं का? आप क्या क्या घरेलू उपाय अपनाते हैं? घरेलू उपाय जैसे राख है, चूल्हे से राख हिटती है उसको बिछा देते, चूना बखेर देते हैं, जैसा नीम का धुआं कर देते हैं, और इससे वो कीटाणु पाँव में वो नहीं करता है। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न हमारा आपसे है, आप ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो साथ साथ पशुपालन किस तरीके से करें ताकि वो कुछ आय अर्जित कर सकें? देखिए, पशुपालन की अगर हम नवयुवाओं के लिए बात करते हैं तो हमारे नवयुवाओं को मेरी सलाह रहेगी कि पशुपालन तो सभी कर रहे हैं, पर एक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करें। जैसे कि उच्चतम नस्ल का चयन हो गया, उनकी आहार व्यवस्था का प्रबंधन, आवास व्यवस्था का प्रबंधन, उनकी प्रजनन व्यवस्था और साथ में स्वास्थ्य प्रबंधन। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा पशुपालन है ये फायदे का होगा। साथ साथ में जो इनके सह उत्पाद है, दूध है, इनके अपन कुछ उत्पाद बनाए, और जैसे कि पनीर है, चना है, प्रसंस्करण कर सकते हैं। साथ में इनके जो सह उत्पाद फिर गोबर है, इससे केचुआ खाद है, इस तरह बनाकर बेचेंगे तो निश्चित रूप से हमको इसमें फ़ायदा हमारे युवकों को मिल सकता है। और पशुपालन अभी एक सहायक व्यवसाय नहीं तो मुख्य व्यवसाय के तौर से देखा जा रहा है। आजकल तो बड़े बड़े डेयरी फार्म देखने को मिल रहे हैं, और शासन की योजनाएं भी हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो बहुत बड़े पैमाने पे 200 दुधारू पशुओं के लिए भी अनुदान दिया जाता है, और ये संचालित भी हो रहे हैं, नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे बड़े पैमाने पे देखा गया है कि ग्रामीण युवा पढ़ लिख कर शहर की ओर पलायन कर रहा है, और जबकि शासन की इतनी सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? देखिए, जो युवाएं हैं, जैसे हमने बताया कि हर जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र है, और हमारे युवा जो है वहाँ पर जाकर कृषि संबंधी साथ साथ में पशुपालन संबंधी भी जानकारी ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, और इसको एक व्यवसाय के तौर पर चालू कर सकते हैं, और निश्चित रूप से इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ साथ में जो निकटतम पशु चिकित्सालय है वहाँ पर जाके भी ये प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है और जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और पशुपालन की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, तो जिला स्तर पर जो भी विभाग हैं, जिस भी योजनाओं से संबंधित, आप वहाँ जाएं और वहाँ से योजनाओं के बारे में जानकारी लें, लाभ लें और अपनी आय की बढ़ोतरी करें। श्रृंगार भाई, अगला प्रश्न हमारा आपसे है, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप कृषि सखी हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पशुपालन के साथ खेती भी कर रहे हैं, तो महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? महिला को कहना चाहती है कि जैसे लखपति दीदी है जी, तो लखपति दीदी कैसे बने? खुद का धंधा करो, खुद के धंधे से अपन खुद की आय बढ़ाओ, तो इससे लाभ का धंधा होगा, उससे आप लखपति दीदी बनोगी। और आप दूसरे के घर जाओगी और कमा के लाओगी, तो उससे लखपति दीदी थोड़ी बनना है। अपने को अपना खुद का धंधा करना है, तो उससे अपने को जैसा मशीन परोसीन लगा लो,
या कोई मशीन जैसी पापड़ बनाना, जैसे अचार बनाना, या ये दाल बनाना, आटा बनाना, जैसा अपन ये दाल एक ही मसाला चक्की लगाना, इससे अपने खुद का धंधा खोलोगे तो लखपति दीदी बनोगे। तो साथियों, देखा आपने, श्रृंगार बाई ने कितने बहुआयामी तरीके से हमें चीज़ों के बारे में बताया, और बिल्कुल इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं बिल्कुल प्रेरणा लेंगी और ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार को अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों से साझा की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार भाई, आप कार्यक्रम में आए और आपने आपके अनुभव साझा किए, बिल्कुल इनसे हमारे महिला कृषक बहनें इससे बहुत प्रेरणा लेंगी और अपनी आय की बढ़ोतरी करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मौसम आधारित फसल बीमा योजना होगी लागू, सहकारी क्षेत्र में तकनीकी नवाचार पर जोर, 31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा, सहकारी समितियों का सुदृढ़ होना आवश्यक, और किसानों को तिल बीज का वितरण। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में सेब, बादाम, अखरोट जैसी बागवानी फसलों को शामिल करने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। यह किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत श्रीनगर में 150 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर में किसानों को वायरस रहित गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उत्पादन क्षमता और आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य की विशिष्ट पहचान केसर उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार यहां टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला और आधुनिक नर्सरी स्थापित करेगी। राजधानी दिल्ली में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों पैक्स में उभरती प्रौद्योगिकियों पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने किया। यह कार्यशाला पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित की गई, जिसमें देश भर के 12 राज्यों से आए पैक्स प्रतिनिधियों, मंत्रालयों, स्टार्टअप्स और सहकारी संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर भूटानी ने कहा कि पैक्स की भूमिका पारंपरिक कृषि ऋण वितरण से कहीं आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को डिजिटल युग के अनुरूप ढालने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से किसानों के लिए इस वर्ष भी खरीफ फसल बीमा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। खरीफ मौसम के लिए सरकार ने धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, ज्वार, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग एवं उड़द फसल को अधिसूचित किया है। किसानों द्वारा इन फसलों की बीमा राशि देय प्रीमियम का मात्र 2% देय होगा। फसल बीमा करवाने हेतु बैंक की किसी निकटतम शाखा, सहकारी समिति, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। खरीफ फसल बीमा सभी किसानों का सरकार के अधिकृत पोर्टल pmfby.gov.in द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकेगा। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि पारदर्शिता, ईमानदारी और नवाचार के जरिए सहकारी आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए पूरी सहकारिता की टीम कृत संकल्पित होकर काम करे। श्री सारंग समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न पहलुओं पर राज्य स्तरीय सहकारी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री सारंग ने कहा कि सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पैक्स का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए संभागीय और जिला अधिकारी अधीनस्थ पैक्स का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से ही गरीबों के घर में खुशी लाई जा सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार को दिए गए प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश का रहा। इसके लिए उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की नवाचार विंग और CPPP मॉडल को भूरी भूरी प्रशंसा मिली है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
तिल एवं राम तिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परियोजना समन्वयक डॉक्टर A.K. विश्वकर्मा के निर्देश पर जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आदिवासी जिला मंडला के ग्राम लावर मुड़िया एवं ग्राम पाठाचोरई ब्लॉक बीजा डांडी में 1 दिवसीय तिल विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया एवं किसानों को तिल के बीज के साथ ही तिल के लिए उर्वरक नैनो DAP और नैनो यूरिया तथा शाकनाशी दवा एवं प्रकाशित सामग्री भी प्रदान की गई। इस संस्था के कृषि वैज्ञानिक एवं जनजातीय उपयोजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर KN गुप्ता द्वारा जनजातीय उपयोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। डॉक्टर गुप्ता ने आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाकर और बेहतर फसल प्रबंधन द्वारा तिल फसल का उत्पादन बढ़ाने के तरीकों को विस्तृत रूप से बताया। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर कृषि संबंधित नई जानकारी आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।